हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक नए से चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और ये बेटा चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम क्या है तो डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इसको डाटा मत पढ़ लेना, डाटा हैंडलिंग। इसको क्या पढ़ेंगे? डेटा हैंडलिंग। यहाँ पे हम लोग डेटा को हैंडल करने वाले हैं और वो हैंडल कैसे करेंगे वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान सा ये चैप्टर होता है बेटा और इसके एक एक चीजों को छोटी छोटी कुछ बेसिक्स चीजें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, बड़े आराम से बनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो डेटा हैंडलिंग है ये दो तीन चैप्टर के कॉम्बिनेशन से एनसीईआरटी ने बना रखा है। जैसे कि आप अगर कोई हेल्प बुक पढ़ोगे ना तो एग्जैक्टली उस हेल्प बुक में अलग अलग 3 चैप्टर्स दिए होंगे। एक ऐसा होगा जिसमें मीन मीडियन मोड होगा बेटा, मीन मीडियन। ठीक है, मीन मीडियन और मोड, ये एक चैप्टर होगा आपका हेल्प बुक में, चाहे कोई भी हो, आर एस वाल हो, आर डी शर्मा हो या आपकी स्कूल वाली बुक हो, उसमें ये एक अलग चैप्टर बना करके दिया होता है। दूसरा चैप्टर बेटा एक बार ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये जो बार ग्राफ है ना वो भी इसी डेटा हैंडलिंग में हमें पढ़ लेना है। और तीसरा एक प्रोबेबिलिटी होता है, ये भी आपको एक अलग सा चैप्टर बना करके दिया जाता है आपके हेल्प बुक में। तो इन तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये डेटा हैंडलिंग और इन्हीं तीनों चीजों को हम यहाँ पे बहुत डिटेल से करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे बात थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि ये वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट डरना मत, डर के भाग मत जाना। ठीक है, बीच में कमान मत छोड़ना कि ना सर बहुत लंबी वीडियोस हो रही, हमसे तो ना हो पाएगा। बेटा तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? एकदम से मजबूती के साथ पूरी कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको क्या करना है कि फटाफट से साथ में नोट्स भी बनाना है, क्योंकि ये डेटा हैंडलिंग बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं जो ऊपर ही ऊपर पढ़ा देते हैं, बट मैंने बहुत अच्छे से इस पे रिसर्च करके आपके लिए जो समझाने का तरीका है ना वो बहुत इजी लेवल लेकर करके आए हैं। तो आपको समझाएंगे, डोंट वरी, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये मीन मीडियन मोड हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा और उन सारे के सारे बेसिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डेटा होता क्या है सर। ठीक है, तो हम डेटा के बारे में समझते हैं। तो देखो ये जो डेटा है ना एक्चुअली में न्यूमेरिकल फिगर होता है। ठीक है, जैसे कि पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। एक कॉलेक्शन, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक कॉलेक्शन, एक कॉलेक्शन, एक कॉलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल का मतलब समझे बेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल का मतलब होता है बेटा नंबर। ठीक है, एक कॉलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पार्टिकुलर्स, गिविंग गिविंग सम पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स कहने का मतलब क्या बेटा? खास। गिविंग सम पार्टिकुलर, पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा तुम भी अपने नोट्स में ऐसा लिख लो, इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा जो है ना वो एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर है, नंबर वाले फिगर्स हैं। ठीक है, जो आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन देता है और उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं कि आप उस डेटा की एनालिसिस करते हैं। आपको नहीं समझ में आया, उतना अच्छे से नहीं समझ में आया। देखो हुआ क्या कि हमने यहाँ पे 2 टेबल ले रखा है बेटा। ठीक है, अब वो 2 टेबल कौन से हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एग्जैक्टली टेम्परेचर ऑफ सिटी, किसी एक सिटी में जो टेम्परेचर है उसको मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्शन किया। कब तो 20 ये तारीख 20 तारीख है और ये 6th मंथ है एंड 2006 में हमने क्या किया कि इधर अलग अलग सिटी ले लिया बेटा, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। उसमें हमने मेजर किया कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितने हैं। अहमदाबाद में 38 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम कितना है तो 29 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेटा हो गया। हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 38 डिग्री सेल्सियस नंबर में है, ये 29 डिग्री सेल्सियस नंबर में है, इसीलिए नंबर है, न्यूमेरिकल फिगर है। इसका मतलब कि ये डेटा हो गया, डेटा का कलेक्शन हो गया। क्या चीज का डेटा हुआ बेटा? तो यहाँ पे टेम्परेचर का डेटा हो गया। तो एग्जैक्टली अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में उस डेट में कितनी मैक्सिमम टेम्परेचर थी बेटा? तो 37 डिग्री थी और मिनिमम टेम्परेचर कितना मेजर किया गया तो 26 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया। यानी तुम्हें पता चला
कि मैक्सिमम टेम्परेचर का डेटा 37 डिग्री सेल्सियस है अमृतसर का, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली 26 डिग्री सेल्सियस है। ये नंबर्स में है ना बेटा, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यहाँ नंबर्स में लिखा हुआ है, ये भी नंबर्स में लिखा हुआ है, यानी न्यूमेरिकल फिगर है जो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन देगा, यानी किसी खास इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे क्या चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, तो वो टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और किसका, तो अलग अलग सिटीज का दे रहा है। तो आपको डेटा के बारे में एक्चुअली में समझ में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टेबल को देख कर करके क्या तुम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? तुम कहोगे यस सर, यहाँ पे फुटबॉल में वर्ल्ड कप 2006 में जो हुआ था उसमें यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है, तो यूक्रेन बीट सऊदी अरबिया, ठीक है, यूक्रेन और सऊदी अरबिया जो है वो कितने से थे बेटा, 4-0 से। यूक्रेन ने 4 गोल किया बट सऊदी अरबिया ने 0 गोल किया। वाह, यहाँ पे देखो, समझो बात को, ये भी डेटा है ना, ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, 0 न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, स्पेन बीट तुनिसिया, ठीक है, तुनिसिया ने कितना लाया बेटा, 1 गोल, बेटा यहाँ रन नहीं गोल, ये तो क्रिकेट मैच थोड़ी ना है, ये तो फुटबॉल की मैच हो रही है, वो भी वर्ल्ड कप है 2006 वाली, तो उसमें स्पेन को कितना मिला, 3 मिला। तो ये एक्चुअली में आपने डेटा का कलेक्शन कर लिया, ये डेटा है तुम्हारा। तो डेटा भी समझ में आ गया कि डेटा क्या होगा। यहां से आपको मैंने 2 टेबल लिया और इस दोनों टेबल में पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और एक टेबल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे डेटा शोइंग वीकली एब्सेंट्स इन क्लास। अच्छा, वीकली कहने का मतलब क्या हो गया, सप्ताह में एब्सेंट कितने हुए हैं बच्चे। यहाँ पे देखो एक जो ये फिगर दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि 1 चाइल्ड, एक फिगर मतलब 1 चाइल्ड एब्सेंट होगा, ठीक है। तो मंडे को कितने सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, तो 1 2 3, तुम डेटा देख कर करके बता दिए। यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, डेटा हो गया। लेकिन ये क्या है ना कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे कर करके यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दे दिया है। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल कहने का मतलब क्या हुआ, पिक्चर के फॉर्म में दे दिया, बट है तो 3, तो एक्चुअली में ये भी आपका डेटा हो गया। यहाँ पे कितने बच्चे एब्सेंट है बेटा, एक स्टूडेंट ट्यूसडे को एब्सेंट है, वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं है। वाओ, बहुत अच्छी बात है कि प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है बेटा। तुम भी जहाँ क्लासेस करते हो, जहाँ स्कूल करते हो, ठीक है, वहां बिल्कुल प्रेजेंट रहा करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन से क्या है ना, आपको नई नई चीजें डेली सीखने को मिलेंगे। एब्सेंट रहोगे और स्कूल बंक मारोगे, स्कूल को छोड़ कर करके यहाँ वहां चले जाओगे, देन दैट इज बैड हैबिट। ऐसे हैबिट से तुम्हें बचना चाहिए, ठीक है। थर्सडे को देखो कितने सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, 1 2 3 4 5, यहां से भी तुमने डेटा को निकाल लिया। अब वो डेटा का इंफॉर्मेशन तुमको यहां से मिल रहा है बेटा, यहां की वजह से तुम इसको निकाल पा रहे हो। तो आपको डेटा के बारे में समझ में आ गया कि डेटा होता क्या है, इन सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आपने डेटा को समझ लिया, चलो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा देखना है, ठीक है। दो बातों को, दो चीजों को हमें पढ़ना है, एक कलेक्शन पढ़ना है और एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। दो चीज को पढ़ना है बेटा, एक कलेक्शन ऑफ डेटा, देखो यहाँ पे आपको दो चीजों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। कलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि मैंने कह दिया कि तुम्हारी वाली जो मोहल्ला है बेटा, उस मोहल्ला में जाओ और तुम घर घर जाकर करके देखो कि कितने सारे एक घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है। तो तुम वो डाटा को कलेक्ट कर कर करके जाओगे, कलेक्ट कर करके ले आओगे, तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या हो गया कि उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी आप जाओगे तो अलग अलग घर में अलग अलग स्टूडेंट दिखेंगे, किसी में 2 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 10 स्टूडेंट एक घर में पढ़ने वाले, वाह बहुत बड़ी फैमिली होगी देन। तो किसी में 3 स्टूडेंट होंगे, किसी में कोई पढ़ने वाले ही नहीं होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दो बातों को समझना है कि कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप पता है किसी किसी हेल्प बुक में यही नाम ही दिया हुआ रहता है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जैसे आरएसवाल वाले बुक में एग्जैक्टली यही नाम दिया हुआ है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आप यहाँ पे देख लिए दो चीजों को समझना है। तो अब हम लोग चलते हैं समझने के लिए कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। मैंने थोड़ा बहुत तो आपको समझाया है, बट और अच्छे से समझ लो। यहाँ कलेक्शन ऑफ डेटा हेडिंग दिया हुआ है, तुम भी हेडिंग दे लेना। मिसेस नीलम, नीलम मिस हैं, ठीक है, जो क्लास टीचर हैं, वांटेड टू फाइंड हाउ चिल्ड्रेन हैड परफॉर्म्ड इन इंग्लिश। वो ये जानना चाहती है कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में परफॉर्म किए हैं और कितना किए हैं।
शी राइट्स डाउन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वे। और वो क्या करते हैं, एक एक बच्चों को खड़ा करती है, बेटा तुमको इंग्लिश में कितना आया, तो पहला बोलता है 23, दूसरे को खड़ा करते हैं कितना आया, तो 35, फिर खड़ा करते हैं कितना आया, 48। अलग अलग बच्चे अपने अपने इंग्लिश के मार्क्स बता रहे होते हैं। तो ये उसने क्या किया ना, नीलम मैम ने, कि इस डेटा का कलेक्शन कर लिया। ये कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, अलग अलग बच्चों से उन्होंने डेटा को कलेक्ट कर लिया। तो एग्जैक्टली जो ये यहाँ पे आपको डेटा आया ना बेटा, ये डाटा आपको अलग अलग बच्चों का सीक्वेंस वाइज में आया, एक को खड़ा किया, दूसरे को खड़ा किया, किसी को ज्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है। तो ये रॉ फॉर्म में है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे एक टर्म सीखना है, रॉ डेटा। अब ये रॉ डेटा क्या होता है, तो जो आपने एक्चुअली में जो ऑब्टेन किया ना ओरिजिनल फॉर्म में, वही डेटा को हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। और ये आपका रॉ डेटा हो गया कच्चा। रॉ मीन्स क्या होता है, कच्चा। जैसे जैसे आया वैसे वैसे आपने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सपोज दैट कि तुम्हारे पास एक शॉप है बेटा, ठीक है, और उस शॉप में आप जब दुकानदारी करते हो तो एग्जैक्टली दिन भर आपके कस्टमर्स आते हैं, तो वो जैसे जैसे आपके पैसों को दिए जाते हैं, वो आपके पैसे जो मिलते हैं वो आप रखते हुए चले जाते हो। फिर नाइट में क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो, बड़े पैसों को जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको नीचे रखते हो, जिसकी वैल्यू कम है उसको ऊपर रखते हो। तो एग्जैक्टली वहां आपने जो पैसा लिया दिन भर, जो कस्टमर्स ने आपको पैसा दिया और आप एक जगह रखते गए, वो एग्जैक्टली रॉ मनी है। रॉ मनी कहने का मतलब जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे मैंने रखता गया। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे इंग्लिश के मार्क्स बच्चों ने बताते गए, वैसे वैसे नीलम मैम उसको लिखती गई, और लिखते लिखते वो परेशान हो गई। एग्जैक्टली 38 तक बच्चे भी खत्म हो गए, और उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये रॉ डेटा है। ये एग्जैक्टली कैसा डेटा है बेटा, ये रॉ डेटा है। तो रॉ डेटा कहने का मतलब डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। बेटा जो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा लिखा जाएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो रॉ डेटा बोलते हैं। जैसे जैसे आया वैसे वैसे मैंने लिख लिया। तो ये हो गया बेटा रॉ डेटा। अच्छा, रॉ डेटा के बाद एक और टर्म आपको जानना है, टेबुलेशन। देखो टेबुलेशन ऑफ डेटा, यानी कि उस डेटा का अब हम लोग टेबुलेशन करेंगे। टेबुलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, तो आप डेफिनेशन से यहां समझ जाओ। टेबुलेशन का मतलब क्या हो गया कि उस डेटा को जो है ना सिस्टमेटिक फॉर्म में टेबल में हम लोग अरेंज करेंगे। टेबुलेशन मतलब कि टेबल बनाना, और डेटा को टेबुलेशन फॉर्म में करने का मतलब कि सिस्टमेटिक वे में। तो अरेंज द डेटा अरेंज द डेटा arrange the data in systematic form in systematic form ऑफ टेबल। बेटा हमको क्या करना पड़ेगा ना, कि ये जो डेटा आया ये तो रॉ डेटा हो गया एग्जैक्टली, बट इसको हमें टेबुलेशन करना पड़ेगा। टेबुलेशन करने का मतलब क्या हो गया कि टेबल के फॉर्म में इसको हमें सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम उसको अरेंज करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिया और इस टेबल में अरेंज कर दिया। वो नीलम मैम ने क्या किया कि एग्जैक्टली ये जो उनको रॉ डेटा मिला था, इसको उन्होंने टेबुलेशन कर दिया। टेबुलेशन करने का मतलब क्या है कि टेबल के फॉर्म में उन्होंने अरेंज कर दिया। तो ये टेबल बना दिया। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले रोल नंबर लिया। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सबका नाम लिखना शुरू किया, अजय, अरमान, आशीष, दीप्ति, फैजान, गोविंद, जय, कविता, मनीषा, नीरज। बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम हमसे पढ़ रहे हो, तुम हमारे प्रिय स्टूडेंट हो, लविंग स्टूडेंट है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर गुड नेम। आप अपने नेम को बेटा कमेंट कर करके मुझे बताना। आपकी नाम को देखने की मुझे बहुत जल्दबाजी होगी, ठीक है। हम देखेंगे कौन स्टूडेंट है और उनका अपना प्यारा सा नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों का अलग अलग नाम है, ठीक है, बट आपका क्या है ये मैटर करता है, ठीक है। आप कमेंट कर करके मुझे बताना। देखो अलग अलग स्टूडेंट है, तो उनका नीलम मैम ने यहाँ पे नाम लिख लिया। मार्क्स आउट ऑफ 50 नंबर का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, उसमें जो बच्चों को मार्क्स आया, तो देखो 23 वालों को लिख लिया। फिर रोल नंबर 2 से पूछा तो 35 आया, 35 को लिख लिया। फिर रोल नंबर 3 आशीष, कितना मार्क्स आया इंग्लिश में, 48, तो 48 मैम ने यहाँ पे लिख दिया। रोल नंबर 4 दीप्ति, कितना इंग्लिश में मार्क्स, तो मैम 30 मार्क्स है, तो उसने यहाँ पे 30 लिख दिया। फैजान रोल नंबर 5, कितना मार्क्स, 25 मैम,
तो एग्जैक्टली नीलम मैम ने 25 लिख दिया। उसी तरीके से सभी बच्चों देखो जितने जितने सारे हैं ना उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया है, न कि मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना टैबुलेशन का मतलब क्या होता है। रॉ डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही टैबुलेशन कहलाता है। टेबुलेशन करने से क्या है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये अरेंज हो गया, देखो नाम भी पता चल रहा है, रोल नंबर भी पता चल रहा है, उसके मार्क्स भी पता चल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, और वो क्या कमी है ना बेटा, आपको अभी कमी ये है कि आपने ऑर्गेनाइज तो कर लिया। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हो गया कि आपने उसको अरेंज कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कि अरेंजमेंट समझ लो बेटा, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उसको उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया और टेबल के फॉर्म में कर दिया, टेबल बना लिया। तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आपने रॉ डेटा ले आया बट कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने उसको अरेंज नहीं किया, तो अरेंज करो, वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपने टेबल बनाया और ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन सीख लिया, देन आपको यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा, अरे। ठीक है, अरे होता क्या है, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं अरे। ठीक है, आपको यहाँ पे हेडिंग अरे दे दिया। अब अरे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो रॉ डेटा आपने समझ लिया कि रॉ डेटा क्या था, ये एग्जैक्टली आपका रॉ डेटा था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने क्या किया कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर लिया। अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अरे होता क्या है। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं अरे। जो मैंने पीछे हेडिंग दिया था वो बकवास, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, हम आपको यहीं पे डेटा के सामने बता देते हैं, वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, हटाओ भाई, इसकी काम नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अरे। अरे का मतलब ये हो गया कि किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आप यहाँ पे क्या किया बेटा, रॉ डेटा, इस रॉ डेटा को क्या किया आपने, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया। इसका मतलब कि अरे बना लिया, दिस इज द अरे, ये आपका अरे हो गया। तो आपको डेफिनेशन अगर लिखना हो अरे का, देन आप क्या लिखोगे कि अरेंज द डेटा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए भैया, अरेंज द डेटा, अरेंज arrange the data in ascending or descending order, in ascending in ascending in ascending or descending order। ठीक है, इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जैक्टली जब आप डेटा को अरेंज करते हो, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन एग्जैक्टली क्या हो जाता है, वो आपका अरे बन जाता है, अरे। ठीक है, तो वो अरे बन जाता है। तो एग्जैक्टली आपने रॉ डेटा को अरेंज कर लिया अरे में। कोई बोले कि बेटा इसका अरे बनाओ, तो आप क्या करोगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दोगे। तो अरे भी आपने समझ लिया। अब आपको यहाँ पे क्या परेशानी हो रही थी बेटा, यहाँ पे ये हो रही थी, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसका मार्क्स सबसे ज्यादा है, किसका मार्क्स सबसे कम है। तो आप इस परेशानी को खत्म करने के लिए आपने अरे बना लिया। अरे जो आपने बनाया एग्जैक्टली इस तरीके से अरे तैयार कर लिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर आप क्या करो, इसको टेबल बना दो। अब एग्जैक्टली देखो, ये जो पहला वाला टेबल है बेटा, जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और पहले रोल नंबर 1 को 23 आया था, फिर 35 आया था, फिर 48 आया था, इस तरीके से। बट यहाँ पे ये वाला जो टेबल बेटा बना है, ये सेकंड वाला टेबल, ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये अरे के अकॉर्डिंग है बेटा। मैंने जो अरे तैयार किया ना, उस असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बनाया कि सबसे ज्यादा मार्क्स 48 वाले हैं, जो रोल नंबर 3 है। देखो यहाँ पे 3 आशीष को सबसे ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, 48 लिख लिया। उसी तरीके से उसके बाद 46 वालों को लिख लिया, 38 35। अब इस तरीके से टेबल बनाने से नीलम मैम को क्या हुआ ना, अब वो यहाँ पता कर सकती है कि कौन बच्चा बहुत अच्छा है और कौन बच्चा वीक है, जिसपे मुझे ज्यादा मेहनत करना है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जय है, जय को सबसे कम मार्क्स 13 मार्क्स आ रहा है। बेटा जय थोड़ा सा मेहनत कर लिया कर, आगे बहुत कुछ करने को है, खेलना कूदना ये सारी चीजें हैं, बट मेहनत भी जरूरी है पढ़ाई को लेकर के। पढ़ेगा नहीं, देन यहाँ पर देख, तुम्हारा जो आशीष है, तुम्हारा ही क्लासमेट है, तुम्हारा ही फ्रेंड है बेटा जय, वो कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है, 48 मार्क्स ला रहा है। वो खेलता कूदता भी है, बट घर पे पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भी कर लेता है। उसी तरीके से तुम भी पढ़ाई कर लिया कर, 13 मार्क्स आ जाएंगे। अब बहाना मत करना कि सर मेरी तबीयत खराब थी,
सर मुझे यहाँ वहां जाना पड़ा था, ये सब बहाना बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तुम कहीं भी जाओ, तबीयत खराब हो, बाद में तुम दुगुना मेहनत कर लो ना, इतना मेहनत करो कि तुम आशीष से आगे निकल जाओ। आशीष तो 48 ही लाया, तुम 50 में 50 मार्क्स लिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे नीलम मैम को अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि किसने ज्यादा मार्क्स ले आया और किसने कम मार्क्स लाया, किस पे ज्यादा मेहनत करनी है और किस पे थोड़ा कम मेहनत करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज से पहले कुछ चीजों को जानना पड़ेगा, दो टर्म को हमें जानना पड़ेगा, और वो एग्जैक्टली दो टर्म है, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल से आपका ये बेसिक क्लास है, और ये इंट्रोडक्शन भी समझ लो, जो आपका डेटा हैंडलिंग है ना, इस डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, जो पहला वाला एक्सरसाइज 3.1 ही होगा, तो उसका ये इंट्रोडक्शन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इस ऑब्जर्वेशन को समझो। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देखा ना डेटा में, जो भी न्यूमेरिकल फिगर था उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ईच न्यूमेरिकल फिगर, ईच न्यूमेरिकल फिगर, ईच न्यूमेरिकल फिगर of data is called observation, of data is called observation, उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ऑब्जर्वेशन समझ में आया? ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कि जो न्यूमेरिकल फिगर होगा उसी को ऑब्जर्वेशन कहेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये 48 ऑब्जर्वेशन क्या निकला, 48। गोविंद का ऑब्जर्वेशन क्या निकला, 46। नीरज का ऑब्जर्वेशन 38 है। तो आपने इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है ना, तुम्हारी अगर मान लेते हैं हाइट मैंने पूछ रखा 160 सेंटीमीटर अगर तुम्हारी हाइट है, देन ऑब्जर्वेशन ये निकला कि 168 एग्जैक्टली। तो ऑब्जर्वेशन समझ चुके हो, जो न्यूमेरिकल फिगर होगा। बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे समझना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम एक और हेडिंग दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है, उस डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि वो कितनी बार आया है। सपोज दैट कि मैंने जो मार्क्स यहाँ पे, मैम ने जो मार्क्स पूछा, अगर 3 बच्चों को 48 आ जाता, ठीक है, आशीष को, गोविंद को भी 48 आ जाता, नीरज को भी 48 आ जाता। ठीक है, तो 48 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई बेटा, 3 फ्रीक्वेंसी हुई, क्योंकि 48 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। तो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको डेफिनेशन में ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, number of times a particular observation, a particular, a particular observation, a particular observation occur, occur means होना, कि वो कितनी बार कोई भी खास ऑब्जर्वेशन आया है। ठीक है, कोई अगर सेम मार्क्स लाया है तो कितनी बार वो मार्क्स आया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपको क्या है ना कि यहाँ पे समझने की जरूरत है एवरेज क्या होता है। और आप जब एवरेज समझ जाओगे, देन आपको थोड़ा सा जो भी कॉन्सेप्ट है मीन मीडियन मोड का, वो समझने में बहुत इजी होगा। बेटा देख, एवरेज क्या होता है, एवरेज के बारे में बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, एवरेज के बारे में जब तुम सुनोगे और समझोगे तो ये पता चलेगा कि ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज अबाउट 5 आवर्स डेली ऑन हर स्टडी। ठीक है, ईशा जो है वो अपने पढ़ाई पे 5 घंटा डेली दिया करती है। ठीक है, डेली कितने घंटे दिया करती है, 5 घंटे। लेकिन एवरेज, एवरेज 5 घंटे देने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि किसी दिन वो 4 घंटा ही पढ़ी होगी, या किसी दिन 6 घंटे पढ़ ली होगी, किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ ली होगी, किसी दिन नहीं भी पढ़ी होगी। तो एग्जैक्टली 5 आवर्स कहने का मतलब एग्जैक्ट 5 आवर नहीं है कि डेली एकदम से मिनट सेकंड देख कर करके वो 5 घंटे ईशा अपने स्टडी को करती है। वो हो सकता है कि किसी दिन थोड़ा कम 5 घंटे से, किसी दिन थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये जरूर 5 घंटा सभी को मिलाकर कर करके अगर एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वो 5 आवर्स डेली ऑन एन एवरेज पढ़ लिया करती है। बेटा तुम कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया करते हो, स्कूल के बाद, कोचिंग के बाद, ठीक है, हमसे पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी यानी खुद से कितना देर किया करते हो, ये भी कमेंट कर करके बताना। ये भी हमें पता चलेगा कि तुम कितने देर पढ़ लेते हो और तुम्हें कितना पढ़ने से काम चल जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज क्लास 7th में हो, देखते हैं तुम लोग कितना पढ़ते हो।
अब यहाँ पे द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यानी पूरे साल में जो एवरेज टेम्परेचर निकला वो 40 डिग्री सेल्सियस निकला। इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस से किसी दिन कम भी रहा होगा, किसी दिन ज्यादा भी रहा होगा। द एवरेज एज ऑफ पीपल इन माई क्लास, तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं उन सभी का एवरेज एज बेटा 12 ईयर्स है। यस, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सभी एग्जैक्ट 12 ईयर्स के ही होंगे। वो हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा कम एज का भी होगा, थोड़ा ज्यादा भी होगा, यानी कोई 11 ईयर्स का होगा, कोई 10 ईयर्स का होगा, कोई 13 ईयर्स का होगा। ठीक है, 20 ईयर्स वाले तो तुम्हारे क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होंगे। वैसे तुम्हारा एज कितना है? ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो तो बता दो, क्या जाता है। The average attendance of student in a class during its final examination was 98%। अच्छा, उसका जो अटेंडेंस है वो बेटा कितना है? 98% है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो 98%, 100 डेज में वो 98 डेज ही यहाँ पे किया होगा। किसी दिन कम भी परसेंटेज रहा होगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में किसी ईयर और किसी ईयर उसकी ज्यादा भी परसेंटेज रही होगी, और फाइनली 2 4 5 साल का मिला कर करके उसका जो परसेंटेज है वो 98 बना होगा। अच्छा चलो, यहाँ और भी आपको यहाँ पे देखना है एनालिसिस वहां से हमने क्या किया। एग्जैक्टली हमने ये रियलाइज किया कि एवरेज इज ए नंबर, एवरेज एक नंबर है दैट रिप्रेजेंट और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पे ये जो एवरेज है ना वो दिखाता है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी बीच बीच वाला वैल्यू को दिखाता है, न ज्यादा न कम, बीच बीच वाले जो टेंडेंसी होते हैं उसको वो दिखाता है। किसका? तो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा। अगर कोई डेटा है उन सभी के बीच में जो क्या वैल्यू होगा उसको दिखाने का काम बेटा कौन सा करता है? तो वो एवरेज करता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, सो यहाँ पे ध्यान देना, जो एवरेज जो आएगा ना, वैल्यू ऑफ एवरेज, वो एक्चुअली में जो हाईएस्ट डेटा होगा और जो लोएस्ट डेटा होगा उन दोनों डेटा के बीच वाला वैल्यू होगा। जैसे कि 15 ईयर्स अगर तुम्हारा क्लास के बच्चों का एज है, एवरेज एज है, देन 15 से कोई ज्यादा होगा तो कोई कम होगा। ये जो 15 है ना, ये ठीक कम एज वालों और ज्यादा एज वालों के बीच का वैल्यू होगा। एग्जैक्टली डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा नीड्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग हमें सेंट्रल वैल्यू निकालना पड़ता है। बट यहाँ पे जो एक सेंट्रल वैल्यू है जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जैक्टली और भी सारे सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वैल्यू है, जैसे कि मीन हो गया, तो मीडियन है, मोड है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वही बात यहाँ पर लिख रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने एवरेज से कहां पे मूव कर लिया? तो अरिथमेटिक मीन पे हम लोगों ने मूव किया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन मतलब कि एम, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एम। एम का मीनिंग हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि द एवरेज और अरिथमेटिक मीन जो होता है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन को बेटा सिंपली मीन भी कहते हैं, इसीलिए कभी घबराना मत। ठीक है, मीन भी कहते हैं। तो अब ये जो मीन होता है जिसको हम लोग सिंपली मीन भी कहते हैं, डिफाइंड एज, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप क्या करो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, जितने भी डेटा दिया हुआ उन सभी डेटा को ऐड कर करके न्यूमरेटर में रख दो, और कितने सारे डेटा हैं उसको काउंट कर करके उस नंबर को नीचे रख दो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो मीन निकल करके आ जाएगा। नहीं समझे क्या बात? मैंने बस इतनी सी छोटी सी बात कही कि जो भी आपका डेटा है ना उन सबको ऐड करके न्यूमरेटर में रखना है, और कितने सारे डेटा हैं उसको काउंट कर करके नीचे रख देना है। तो यही मीन होगा। तो आप मीन को ऑलवेज याद रखोगे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन निकल करके आ गया। ठीक है, और मीन को आप एम से रिप्रेजेंट करोगे। चलो देखो, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive डेज। आशीष जो है वो 3 दिन मिलाकर करके, पहले दिन 4 घंटा पढ़ता, फिर 5 घंटा पढ़ता, फिर 3 घंटे पढ़ता है। तो हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज? तो वो एवरेज कितना घंटा पढ़ता है? तो हम क्या करेंगे कि पहले
सभी स्टडी के आवर्स को ऐड कर देंगे और 3 है तो 3 से डिवाइड दे देंगे, एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा। तो एवरेज स्टडी टाइम आपको अगर निकालना है, एवरेज, ठीक है, एवरेज स्टडी टाइम, तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्टडी टाइम निकालने के लिए बेटा आपको यहाँ पे जो है ना, एवरेज स्टडी टाइम निकालने के लिए आपको सबको ऐड कर देना पड़ेगा, जितना है ना टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, ठीक है, स्टडी आवर्स, वो टोटल कितना घंटा पढ़ा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उसने पढ़ा, नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडीज, फॉर विच ही स्टडीज, उसने कितना दिन पढ़ा। तो अब आप फाइनली क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे 453 है ना, तो 4 + 5 + 3 को ऐड कर दो और टोटल कितने दिन, 1 2 3 दिन पढ़े हैं, इसीलिए 3 से डिवाइड दे दो, इतना आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12/3 हो गया, यानी 3 4 12, इतना आवर्स निकल करके आएगा आपको। फाइनली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आवर्स, तो कितने हो गए बेटा, 4 आवर्स। तो उसका जो एवरेज ड्यूरेशन हुआ ना स्टडी का, वो 4 आवर्स निकल करके आ चुका है। वो 4 घंटे लगभग डेली पढ़ लेता है, किसी दिन 4 घंटे से कम पढ़ा यानी 3 घंटे पढ़ा, किसी दिन 4 से ज्यादा पढ़ा तो 5 घंटे पढ़ लिया। तो आपको एवरेज निकालना आ गया ना, बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग। अच्छा, 6 इनिंग खेलता है और वो जो बैट्समैन है पहले इनिंग में 36, फिर 35, 50, 46, 60, 60, 55, वाओ, 60 रन भी बनाया है वो बैट्समैन, बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तुम भी हमें पता है कि क्रिकेट के एकदम से माहिर होगे, जब भी मौका मिलता होगा चुपके चुपके क्रिकेट खेलने चले जाते होगे बेटा। ठीक है, आपने अभी तक मैक्सिमम एक इनिंग में कितना रन बनाया है ये हमें कमेंट कर करके बताना, फॉल्स बातें नहीं, सर मैंने तो दोहरा शतक लगाया, सर मैंने तो 3 शतक लगाया एक ही मैच में, वाह, 300 रन बनाने वाले हमारे सबसे इंडिया के पहले खिलाड़ी बने, वो कौन, तो वो आप बन जाओगे, इसीलिए एग्जैक्टली सही सही बताना बेटा, ठीक है, झूठ नहीं चलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी को ऐड कर देना है और कितने सारे इनिंग्स खेले, 6 इनिंग खेले हैं, इसका मतलब कि 6 डेटा है तो 6 से डिवाइड दे देना है। तो हम यहाँ पे टोटल रन्स पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल रन्स हमने निकाला, टोटल रन्स में हमें ऐड करना पड़ेगा 36 में 35, 35 में 50 और 50 में 46 और इसमें 60 और फिर 55। जब सभी को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली इन सबको ऐड करने पे आपको कितना आ जाएगा, तो आपको 282 आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दो 282 रन्स। ठीक है, आपने ऐड कर लिया। आपको यहाँ पे मीन रन निकालना है ना, कि मीन रन्स क्या होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ टोटल रन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल रन्स लिख दो, टोटल रन्स आपने ऊपर में लिख दिया। अच्छा, आपने टोटल रन बना लिया, एग्जैक्टली कितने इनिंग्स हैं, तो नंबर ऑफ इनिंग्स नीचे लिख दो, क्योंकि आपको पता है ना कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, तो 282 मिला, तो 282 को न्यूमरेटर में लिखो और नंबर ऑफ इनिंग्स 6 है बेटा। जब तुम इसको 6 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे 6 4 जा 24, 4 आएगा, 6 7 जा 47। इसका मतलब कितने रन्स आ गए, तो आपको 47 रन्स आ गए। तो यहाँ पे मीन रन्स क्या निकल करके आया, 47 रन्स निकल करके आ चुका है। तो एग्जैक्टली आपने मीन निकालना सीख लिया कि कैसे मीन निकालेंगे। ये मीन और एवरेज जो है ना बेटा, वो दोनों सेम ही है। हम लोगों ने एवरेज में भी क्या किया कि सभी को ऐड कर करके जितने सारे वहां पे ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड दे दिया। मीन में भी ठीक वही काम हमने किया है कि सभी को ऐड कर करके हमने जितने सारे इनिंग्स थे उससे हमने उसको डिवाइड दे रखा है। तो मीन एंड एवरेज बोथ आर सेम। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आपको एक नोट देकर के बातें लिखी हुई है कि इन पार्टिकुलर, खास वे में अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे ये है कि द नंबर ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज लाइज, सॉरी, द मीन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे देखो मीन की बात की जा रही है कि दो नंबर का जो मीन होगा ना, नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू नंबर्स, उन्हीं दो नंबर्स के बीच में होगा। ठीक है, अगर दो नंबर का मीन निकालते हो तो दोनों नंबर को ऐड कर दो और दो नंबर से डिवाइड दे दो, तो उन्हीं के बीच में, ठीक बीच में आने वाला है।
ठीक एवरेज जैसा ही आएगा कि बड़े और छोटे नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज को सीखना है, रेंज। अब ये रेंज होता क्या है, आपको इससे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो रेंज होता है कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। डिफरेंस बिटवीन, बेटा BW मीन्स बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, देख बेटा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे एवरेज, सॉरी रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रेंज कहेंगे। सपोज दैट कि हमने ले लिया बेटा तुम लोगों की हाइट, तुम्हारे क्लास में जो भी स्टूडेंट है ना उसकी हमने हाइट ले लिया, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो स्टूडेंट की हाइट है वो एग्जैक्टली कितनी है, तो किसी की 160 सेंटीमीटर है, किसी की 145 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर है, किसी की मैंने ले लिया 155 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमने सभी बच्चों का यहाँ पे जो हाइट है ना वो सेंटीमीटर में मेजर कर लिया। हाइट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं इन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में। वैसे तुम्हारा कितना हाइट है तुमको सेंटीमीटर में तो बिल्कुल नहीं पता होगा, फिट में पता होगा कि ये सर मैं 5 फीट का हूँ, मैं 5 फीट का, 6 फीट का हूँ। ठीक है, बट सेंटीमीटर में कितना है, सेंटीमीटर में भी अपना मेजर करके रखोगे कि तुम कितने सेंटीमीटर के हो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना निकल के आ रहा है, देखो MAX मतलब मैक्सिमम। यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा मैक्सिमम हाइट कितना निकल करके आ रहा है, तो मैक्सिमम 160 सेंटीमीटर बेटा सबसे ज्यादा हाइट है। अच्छा, मिनिमम हाइट यहाँ पे कितना है, MIN से मिनिमम हो गया। मिनिमम हाइट यहाँ पे बताना, तो तुम कहोगे 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकलेगा, तो मैक्सिमम में से हम मिनिमम को घटा देंगे। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 160 है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन 140 है, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर आपका रेंज निकल करके आ गया। रेंज समझ में आया? रेंज किसे कहते हैं, तो एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 से तुम बहुत सारी चीजों को समझ लोगे। एग्जाम्पल 3 में ये कह रहा है बेटा कि द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल। लो बेटा, अब स्टूडेंट से टीचर पे चली आई बात। यहाँ पे 10 टीचर्स के जो एज हैं वो आपको स्कूल में बताई जा रही है कि कितने एज हैं। किसी की 32 ईयर्स है, किसी की 41 है, किसी की 28 है, 54 ईयर्स है, 35 ईयर्स है। ठीक है, 23 ईयर्स है, 33, यानी कि कम एज वाले भी टीचर्स हैं और यहाँ पे ज्यादा एज वाले भी टीचर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अरे तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरे हो जाएगा वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब तुम करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा अरे तैयार होगा वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, तो सबसे छोटा 23, उससे बड़ा कौन दिख रहा है, तो 26 दिख रहा है, उससे बड़ा 28, फिर 32, यहाँ पे 33 भी है ना, एग्जैक्टली 33 हो जाएगा। उससे बड़ा 35 दिखाई दे रहा है, फिर 38 है, फिर 40 भी है, एग्जैक्टली 40 हो जाएगा। 41 भी दिख रहा है, 41 उससे होगा बड़ा, और ये 54 होगा। तो अब यहाँ पे देखो, आपने जैसे ही अरे तैयार कर लिया तो अब आपको कम एज वाले टीचर और ज्यादा एज वाले टीचर फटाफट से दिख जाएंगे, बट इसमें नहीं दिख रहे थे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है। जो ओल्डेस्ट टीचर होंगे वो कौन से हैं बेटा, यहाँ पे तुम देख करके ही अंदाज लगा लिए कि ओल्डेस्ट जो टीचर हैं वो एग्जैक्टली 54 ईयर्स वाले हैं। तो ओल्डेस्ट टीचर हो गया बेटा 54 ईयर्स वाले। अच्छा, यंगेस्ट टीचर यहाँ पे बता दो, यंगेस्ट टीचर कौन है, तो यंगेस्ट टीचर यहाँ पे हो जाएंगे यंगेस्ट, हु इज यंगेस्ट, यंगेस्ट यस, जो सबसे कम उम्र के हैं ना, तो यहाँ पे 23 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर। अच्छा, टीचर के एज का रेंज क्या है, तो रेंज निकालने के लिए हमने बताया ना बेटा, जब आपको रेंज निकालना है और वो भी किसका रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ एज निकालना है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 54 है, तो इस 54 में से हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, तो मिनिमम वैल्यू 23 को। तो एग्जैक्टली जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा,
जब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, यानी कि 31 ईयर्स आपके क्या हो गए, तो ये रेंज हो गए। किसका रेंज हो गया, तो एज का रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर, इन टीचर्स का मीन एज क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है, तो यहाँ पे आप निकाल लो मीन एज। तो मीन एज लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एजेस, ठीक है, जो भी एज है उसको सम करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स, कितने सारे टीचर्स हैं उससे हमें डिवाइड देना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को सम करेंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है बेटा, वैसे लिख लेते हैं। 23 में 26 ऐड करो, मैं सभी नंबर्स को यहाँ पर देख देख करके बेटा ऐड कर रहा हूँ, तुम फटाफट से ऐड कर लो अपने कॉपी में, ऐड कर करके देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। 38 और 40 और 41, ठीक है, और 55। बेटा आपने 55 नहीं 54, यहाँ पे 54 आपने सबको ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद अब किससे डिवाइड दोगे, तो एग्जैक्टली कितने सारे टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं, तो 10 से डिवाइड दोगे। और आपको क्या करना है ना कि ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को पकड़ कर करके यहाँ पे इक्वल का साइन लेकर के चले आना है, ठीक है। चलो मैंने 10 से डिवाइड दे लिया। अब फाइनली यहाँ पे आप देखना, दोनों को सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे एग्जैक्टली 350 आएंगे, और यहाँ पे बाई 10 कर लोगे तो एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे बेटा, 35 ईयर्स हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया ये कौन सा नंबर को आपने सॉल्व किया बेटा, ये 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ओवरऑल अब आप जो है ये पूरे के पूरे जो थ्योरीज थी उसको आपने कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेना। ये 3rd चैप्टर है तो एक्सरसाइज 3.1 ही होगा, तो आप 3.1 को सॉल्व कर लेना। और ये जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना इसका नेक्स्ट लेक्चर में, उसको जरूर अटेंड करना, क्योंकि सॉल्यूशन में भी मैं बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट को बताता हूँ जो हम थ्योरी में नहीं बता रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको सॉल्यूशन में ही बताना बेटर होता है, देन वहां के लिए हम बचा करके रखे हुए रहते हैं, देन जरूर अटेंड करना आप सॉल्यूशन। चलो ठीक है, तो आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, इतने अच्छे से इतने मेहनत से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है देन थैंक यू। आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय, गुड नाइट।